Searching for relevant information on healthcare? Watch experienced medical professionals talk on common healthcare topics. Stay informed, stay healthy, stay tuned to MediCircle. मेडी सर्कल में हम अपने दर्शकों के लिए सभी ट्रेंडिंग स्वास्थ्य संबंधी विषयों को लाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। एक स्वस्थ रोग मुक्त जीवन जीने के लिए आपको जागरूक करने के लिए आवश्यक समाचार और विचारों को आपके ध्यान में लाना हमारा प्राथमिक उद्देश्य है। इस संबंध में हमारी मदद करने के लिए हम देश भर के प्रतिष्ठित और विशेषज्ञ शीर्ष डॉक्टरों से जुड़ेंगे। डॉक्टर स्पीक में आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोस्टेट कैंसर की समस्या और इससे निपटने में आपकी मदद करने के तरीकों के बारे में। हेलो, नमस्कार, मैं हूं अपराजिता मेहरा और आज इस पहल में हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर आशीष सबरवाल जी से। डॉक्टर आशीष सबरवाल यूरोलॉजी एंड एंड्रोलॉजी एंड रोबोटिक सर्जरी के एक सीनियर कंसल्टेंट हैं और उन्हें इस फील्ड में 20 वर्षों से भी अधिक का एक्सपीरियंस है। He is currently working at Apollo Hospital, Delhi. His special expertise lies in robotic surgery to treat prostate cancer, laser surgery for enlarged prostate, laser surgery for kidney stone, treatment of erectile dysfunction, including penile implants. Dr. Ashish is prostate cancer treatment and robotic surgery expert. He has performed over 2,000 plus successful robotic prostate surgeries, and as such, बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि आप बेस्ट प्रोस्टेट सर्जन और मोस्ट एक्सपीरियंस्ड रोबोटिक सर्जन इस पूरी इंडिया में हैं। Dr. Sabharwal is actively involved in training and proctoring urologists and prostate surgeons across the country and also internationally. So it is our privilege to welcome him today on MediCircle. सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। नमस्कार भाइयों और लेडीज। देखिए, ये प्रोस्टेट जो है ये मेल्स का ऑर्गन होता है, ठीक है, लेकिन इस मीटिंग में ये सुन के कि ये मेल्स का ऑर्गन है, लेडीज को मीटिंग नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि काफी बारी प्रोस्टेट और प्रोस्टेट की प्रॉब्लम मेल में होती है और मेल इग्नोर कर देते हैं। तो लेडीज को भी अवेयरनेस होना जरूरी है ताकि वो अपने साथ जो मेल्स हैं, उनके हस्बैंड हैं, उनके फादर हैं जी, या परिवार के दूसरे लोगों को, अपने पार्टनर को, अपने परिवार के लोगों को बता सकें कि ये प्रॉब्लम है, तो इसका आगे ट्रीटमेंट कराएं। हाउ वंडरफुल सर। तो जल्दी से इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि सर, ये प्रोस्टेट कैंसर एक्चुअली में कितना कॉमन है? देखिए, प्रोस्टेट कैंसर आदमियों का सबसे कॉमन कैंसर है, और आदमियों का सबसे कॉमन कैंसर मतलब कि आपको एक आइडिया दूंगा कि अगर औरतों में सबसे कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है और आदमियों में सबसे कॉमन प्रोस्टेट कैंसर है, लेकिन सब औरतें, ऑलमोस्ट सारे आदमी भी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जानते हैं, लेकिन सब आदमी या सब औरतें प्रोस्टेट कैंसर के बारे में नहीं जानती। ऑलराइट। बल्कि ज्यादातर मेल जो है वो प्रोस्टेट कैंसर के बारे में नहीं जानते जी। लेकिन इंसिडेंस जो हर साल नए केसेस होते हैं प्रोस्टेट कैंसर के ब्रेस्ट कैंसर से ज्यादा होते हैं। सो ये काफी कॉमन है, और काफी कॉमन का मतलब ये है कि अगर आप 100 आदमियों का पीएसए करेंगे, इंडिया की पॉपुलेशन का मैं बता रहा हूँ, 100 आदमियों का पीएसए करेंगे जो प्रोस्टेट कैंसर की स्क्रीनिंग करेंगे, उनमें से 20 लोगों को, 20% लोगों को प्रोस्टेट कैंसर होगा। इतना कॉमन है ये। या तो अगर किसी 15 या 20 लोगों में पीएसए टेस्टिंग करेंगे और प्रोस्टेट कैंसर की टेस्टिंग करेंगे, उनमें से एक आदमी को प्रोस्टेट कैंसर होगा। और अगर किसी के फैमिली मेंबर को कैंसर है, जैसे किसी के भाई को कैंसर हो गया या किसी के फादर को कैंसर हो गया, तो ये इंसिडेंस और भी कॉमन हो जाता है। मतलब कि अगर 3 in 1 हो जाता है। 3 in 1 का मतलब है कि अगर आपके फादर को प्रोस्टेट कैंसर है और उनके 3 लड़के हैं, तो उन तीनों में से एक ना एक को प्रोस्टेट कैंसर होना ही है। तो प्रोस्टेट कैंसर इसलिए बहुत कॉमन है जी। हाँ जी। और पिछले साल यूनाइटेड स्टेट्स का मैं डेटा बता रहा हूँ, इंडिया में ऐसा डेटा भी आया नहीं है, लेकिन पिछले साल यूनाइटेड स्टेट्स में ऑलमोस्ट 30,000 पेशेंट्स की प्रोस्टेट कैंसर की वजह से डेथ हुई थी। Sounds like very common and alarming trend there with prostate cancer.
तो ऐसे हाँ में जी। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आज मेडी सर्कल के माध्यम से हम इस इतने महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत कर रहे हैं। सर, अब हमने ये तो जान लिया कि ये कितनी कॉमन बीमारी है, तो ऐसे में ये एक्चुअली है क्या? और क्योंकि इसके प्रति हमें जागरूकता बढ़ानी है, तो मैं चाहूंगी कि आप इसको थोड़ा डिटेल तरीके से एक्सप्लेन करें कि प्रोस्टेट कैंसर होता क्या है। हाँ जी। देखिए क्या होता है कि पेशाब की जो थैली होती है उसके नीचे यूरिन का रास्ता होता है जहां से यूरिन आता है। तो उस रास्ते के बीच में एक ग्लैंड होता है, करीब वॉलनट साइज का ग्लैंड होता है, अखरोट के साइज का, जो अगर बढ़ जाए तो उसमें यूरिन में प्रॉब्लम हो सकती है और उसी में कैंसर बनता है। उसको प्रोस्टेट बोलते हैं। प्रोस्टेट का नॉर्मल काम होता है, जो मेल्स में सीमन निकलता है उसमें स्पर्म्स को नरिशमेंट देते हैं, स्पर्म्स को वो थोड़े मिनरल देते हैं जिससे कि स्पर्म हेल्दी होए और जो मेल्स हैं वो आगे बच्चा कर पाए। तो 50 साल के बाद जब फैमिली कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद प्रोस्टेट का कोई ऐसा काम नहीं है, लेकिन वो ये सब प्रॉब्लम्स करता है, यूरिन में प्रॉब्लम करता है या कैंसर बन सकता है। तो प्रोस्टेट ये है। और इसके जो सिम्टम्स होते हैं, अगर किसी को प्रोस्टेट की तकलीफ होए तो उसको सिम्टम्स होते हैं, यूरिन की प्रॉब्लम होती है। तो जैसे कि कई लोगों को बार बार यूरिन आता है, या यूरिन रुक रुक के आता है, या यूरिन में या सीमन में ब्लड आता है, या रात को बार बार यूरिन के लिए उठना पड़ता है। जी। तो ये सारी जो चीजें ये प्रोस्टेट के सिम्टम्स होते हैं। ऑल तो राइट। और जी। ये जो सिम्टम्स हैं एनलार्जमेंट के भी होते हैं और कैंसर के भी होते हैं। इसीलिए मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ कि पेशाब की तकलीफों को हल्के से ना लें, वो प्रोस्टेट कैंसर हो सकती हैं। तो अगर किसी को भी, काफी एल्डरली लोग होते हैं उनको यूरिन की प्रॉब्लम हो जाती है तो वो कहते हैं कि हमें तो उम्र की वजह से पेशाब की तकलीफ हो रही है, लेकिन मैं यही बताता हूँ कि हल्के से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो जो पेशाब की तकलीफ है वो एक्चुअली कैंसर हो सकती है। तो आपको हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और प्रोस्टेट कैंसर की टेस्टिंग करनी चाहिए। ऑल राइट। नाउ दैट वी हैव कम टू दैट पार्ट की टेस्टिंग करनी चाहिए, तो प्रोस्टेट कैंसर की जांच कैसे की जाती है डॉक्टर साहब, इसको बताएं आप। देखिए, प्रोस्टेट कैंसर की जो जांच होती है वो एक खून की जांच होती है, बड़ा सिंपल टेस्ट है, पीएसए। पीएसए का फुल फॉर्म है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। वो अगर बढ़ता है तो वो प्रोस्टेट कैंसर में या प्रोस्टेट इन्फेक्शन में ही बढ़ता है। तो ये एक सिंपल टेस्ट है, रिपोर्ट आपकी 24 घंटे के अंदर अंदर आ जाती है। सिर्फ 2 ml ब्लड ड्रॉ करके, और 500 600 700 रुपए का टेस्ट है, डिपेंडिंग ऑन की कौन सी लैब से आप करा रहे हो। और वो रिपोर्ट आपकी 24 घंटे में आ जाती है, और इसके लिए खाली पेट की भी जरूरत नहीं होती। और ये टेस्टिंग किसको करानी चाहिए? 50 साल की उम्र के बाद हर आदमी को प्रोस्टेट कैंसर की स्क्रीनिंग करानी चाहिए। तो मतलब अगर आप 50 साल के हो गए हैं और आपको ये पता होना चाहिए कि आपको प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है, और इसके लिए ये खून की जांच करानी चाहिए। काफी बारी आपको यूरिन की प्रॉब्लम नहीं भी होती, फिर भी पीएसए जांच कराने से वो पीएसए हाई आता है और उन पेशेंट्स को कैंसर होता है। तो ये जो आपका क्वेश्चन था कि इसकी जांच कैसे करते हैं, वो एक खून की जांच होती है, पीएसए। बाय चांस अगर खून की जांच पीएसए में पीएसए वैल्यू हाई आती है तो हमेशा वो कैंसर नहीं होता, कभी कभी वो इन्फेक्शन भी हो सकती है। तो हमारे को प्रोस्टेट की एक बायोप्सी करनी पड़ती है, उस बायोप्सी से पता चलता है कि वो कैंसर एक इन्फेक्शन है। और इसके अलावा एमआरआई भी होता है प्रोस्टेट का, उसके उससे भी आइडिया आता है कि प्रोस्टेट की जो बीमारी है वो कितनी सिवियर है। तो ये 2-3 जांचें हैं जो हर आदमी को प्रोस्टेट के लिए करनी चाहिए, बट ये नहीं है कि सबको बायोप्सी करनी है या सबको एमआरआई करना है, सबको लेकिन पीएसए करना चाहिए। और पीएसए में अगर एबनॉर्मलिटी है फिर बायोप्सी और एमआरआई करेंगे। नेचुरली आपके डॉक्टर की सलाह के बाद ही आप और एडवांस टेस्ट करेंगे, बट एक बेसिक आपने टेस्ट बताया, पीएसए Yeah. टेस्ट, जो एक सर्टेन एज के बाद पुरुषों को जरूर कराना चाहिए। तो सर, अब हम अपने अंतिम प्रश्न की हाँ ओर जी। आगे बढ़ते हैं, और मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे यही है कि प्रोस्टेट कैंसर के लिए कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं? देखिए, प्रोस्टेट कैंसर जो है ये डिफरेंट स्टेजेस में होता है, तो हर स्टेज का डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है। स्टेज 1 होता है जिसमें प्रोस्टेट कैंसर जो है वो प्रोस्टेट के अंदर ही होता है। उसके नेक्स्ट स्टेज 2 होती है जो थोड़ा सा प्रोस्टेट के अंदर ज्यादा बन जाता है। स्टेज 3 होती है वो प्रोस्टेट
के आसपास स्प्रेड कर जाता है, और स्टेज 4 होती है जो प्रोस्टेट से बाहर निकल के बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में फैल जाता है। तो डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट ट्रीटमेंट्स होते हैं। जो स्टेज 1 है जिसमें प्रोस्टेट के अंदर ही है कैंसर, उसके अंदर तो बेस्ट होता है कि कैंसर को आप निकाल लो, पूरे प्रोस्टेट निकाल दो, कैंसर निकल जाएगा, आप क्योर हो जाएंगे। तो उसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट होता है रोबोटिक सर्जरी। उसके अंदर पूरा का पूरा प्रोस्टेट निकाल देते हैं, और साथ में जो सेमिनल वेसिकल्स हैं और आसपास के ऑर्गन हैं वो सारे निकालते हैं, और उसके बाद ये कैंसर भी निकल जाता है, और उसके बाद कोई यूरिन में भी प्रॉब्लम नहीं होती और भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बेस्ट ट्रीटमेंट इसका प्रोस्टेट कैंसर जो स्टेज 1 का है वो है रोबोटिक सर्जरी। सपोजिंग कैंसर थोड़ा ज्यादा एडवांस्ड है, प्रोस्टेट से बाहर निकल चुका है, तो सिर्फ प्रोस्टेट को निकालने से वो पूरा कैंसर नहीं निकलेगा। तो उन कंडीशंस में कई लोगों को रेडियोथेरेपी करनी पड़ती है, कई लोगों को दवाइयां लगती हैं जो कीमोथेरेपी होती है या हार्मोन थेरेपी होती है। Right. तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं। So how safe are these treatments? Like आजकल एडवांसमेंट बहुत हो गया है टेक्नोलॉजी में, लेकिन अभी भी एक साधारण आदमी किसी भी बड़े ऑपरेशन से जहां पे पूरा ऑर्गन रिमूव किया जा रहा हो, ज्यादातर लोग ऐसे ऑपरेशन से डर जाते हैं। तो ऐसे में कितनी सेफ्टी है और कितना उपलब्ध है ये आसानी से, इसके बारे में भी कुछ बताएं आप जाते आते। तो देखिए क्या होता है कि आप किसी भी चीज से डरते हो, इससे डरते हो कि आपको पहले से पता है कि वो चीज खतरनाक है। ठीक है, ऑलरेडी लोगों की सर्जरीज पुराने टाइम पे हुई हैं जो लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से नहीं हुई थी, तो उनको पता है कि उनकी सर्जरीज में कॉम्प्लिकेशन हुई थी, इसीलिए वो लोग अब डरते हैं। तो उसी के लिए आगे लोग भी डरते हैं। इसी बात का मेरे को बताना है कि प्रोस्टेट कैंसर की जो पहले सर्जरी होती थी उसमें पेट काट के सर्जरी करा करते थे। तो जब पेट काट के करते थे उसमें बहुत ब्लीडिंग होती थी, पेशेंट 10-10 दिन के लिए हॉस्पिटल में रहते थे, और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती थी यूरिन लीकेज की। तो जब वो वाली चीज इतनी सुपीरियर नहीं थी, उसकी प्रॉब्लम्स थी, तो इसीलिए ये रोबोटिक सर्जरी इन्वेंट हुई। और अब रोबोटिक सर्जरी जो है वो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है जिससे हम लोग सेफली प्रोसेस की सर्जरी कर सकते हैं। रोबोटिक सर्जरी में 4-5 स्मॉल होल्स के साथ हम लोग पूरी की पूरी सर्जरी करते हैं। पेट के अंदर का जो भी सर्जरी होती है उसमें 3D विजन दिखती है, बहुत सेफ है, बहुत कंट्रोल्ड है। सो रोबोटिक सर्जरी से डरने की कोई बात नहीं है। मेरे किसी भी पेशेंट को कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं पड़ती, इतनी मेजर सर्जरी के बावजूद। मैं जब यूएस में ट्रेनिंग कर रहा था, वहां पे हम लोग जेहोवाज विटनेस होते हैं, उनकी भी सर्जरी हमने करी थी। जो जेहोवाज विटनेस क्या होते हैं, जो उनके रिलीजन में होता है कि वो लोग मर जाएंगे लेकिन खून एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर सपोजिंग ब्लड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, उसमें उनको खून की जरूरत है, वो कहेंगे नहीं हमारे को सलाइन चढ़ा के जिंदा रखो, हम लोग खून नहीं एक्सेप्ट कर सकते। तो वो इतने स्ट्रांग होते हैं, फिर भी उनकी हमने सर्जरी करी, वो निकल गए, उनको कभी भी हमारे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करनी पड़े। तो रोबोटिक सर्जरी इज वेरी सेफ, बहुत सेफ सर्जरी है, इससे डरने की कोई बात नहीं है। वाओ, तो ये तो बहुत ना सिर्फ एक अच्छी बात है बल्कि एक प्रॉपर होप है लोगों के लिए कि इतना सेफ और सिक्योर्ड ऑपरेशंस अब भारत में उपलब्ध हैं और बहुत आसानी से पूर्ण रूप से आपको सुरक्षित रखते हुए, आपकी लाइफ को बचाते हुए इतना अच्छा ऑपरेशन किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि आज इस इंटरव्यू के माध्यम से बहुत से लोगों के मन से बहुत सारे भय निकल गए होंगे, बहुत सी भ्रांतियों को, बहुत से मिथ्स टूटे होंगे आज। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो, और आपने अपना इतना अमूल्य समय हमें दिया एंड यू शेयर्ड सच अमेजिंग इनसाइट्स विद अस एट मेडिसर्कल। मैं पूरी टीम की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहूंगी सर। इट वाज रियली अ प्लेजर हैविंग यू टुडे। थैंक यू सो मच सर। गुड नाइट। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच टू यू। और लास्ट में मैं अपने सुनने वालों को एक ही मैसेज दूंगा कि यूरिन की प्रॉब्लम्स को हल्के से ना लें, ये कैंसर हो सकती है, तो जरूर अपने डॉक्टर को उसके बारे में बताइए और उसका पूरा ट्रीटमेंट लीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अगेन।